हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक क्या है इसको आप पैनल पर देख रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है? न्यू स्टार्ट संधि पर रूस की अमेरिका को 2 टूक। रूस ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दिया है। क्या बातें कही है और यह न्यू स्टार्ट संधि, न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, इसके मायने क्या हैं, और अमेरिका और रूस के बीच में इस संदर्भ में क्या पहले से गतिविधियां रही हैं, इससे संदर्भित क्या इतिहास रहा है ना। इन सभी डायमेंशंस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इस संदर्भ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वर्तमान में जो रूस और अमेरिका के बीच में एक टकराहट की स्थिति बनी हुई है विभिन्न कारणों से, इस संदर्भ में यह संधि कितना अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी और वर्तमान में जो कदम रूस ने उठाया है इस संदर्भ में, इसके क्या कुछ आगे संभावित परिणाम देखे जा सकते हैं। लेकिन ये सब बातें, ये सभी आयाम एक एक कर करके हम समझेंगे ताकि आपको स्पष्टता से इसके बारे में जानकारी मिल सके। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी वर्तमान में हुआ क्या है, देन फिर हम इसके इतिहास को भी खंगालेंगे, टटोलेंगे कि आखिर इसकी जड़ क्या है और इसके बारे में जो भी जानकारी है हम देंगे। तो अमेरिका के साथ नाभिकीय हथियार नियंत्रण वार्ता को इसने निलंबित कर दिया है। किसने? रूस ने निलंबित कर दिया है। क्या है? नाभिकीय हथियार नियंत्रण वार्ता, है ना। नाभिकीय हथियारों का नियंत्रण करने से संबंधित वार्ता आयोजित की जाने वाली थी। 28 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर के बीच में ये वार्ता आयोजित की जानी थी, लेकिन हाल ही में रूस ने कहा है कि अभी हम वार्ता करने की स्थिति में नहीं है और हम इस वार्ता से अभी हम विथड्रॉ करते हैं। ये वार्ता होनी थी कहाँ पर? तो मिस्र के कैरो में ये वार्ता आयोजित होने वाली थी, है ना। और इसी कारण से यह विषय यहाँ पर चर्चा में आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इसका नाम है ना, जिस पर वार्ता होनी थी। क्लियर? न्यू स्टार्ट ट्रीटी में जो स्टार्ट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रैटेजिक। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, है ना। सामरिक स्तर पर हथियारों की कटौती से संबंधित संधि। क्लियर? न्यू इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले भी यह संधि एक संधि आयोजित की गई थी 1991 में, 1991 में। उसके बाद इसमें कुछ बाद में संशोधन किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ नई चीजें भी शामिल की गई। तो इस लिहाज से इसे बाद में न्यू स्टार्ट ट्रीटी नाम दिया गया, है ना। इसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी कब नाम दिया गया और पहले के स्टार्ट ट्रीटी में क्या बातें कही गई थी, बाद में उसमें क्या कुछ परिवर्तन किए गए, ये हम अभी समझेंगे। लेकिन पहले, इससे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस संदर्भ में रूस ने क्या बातें कही हैं और अमेरिका ने इस संदर्भ में क्या कुछ अपना रिस्पांस दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्लियर? तो देखो, अमेरिका के द्वारा इस वार्ता के संदर्भ में लगातार दबाव बनाया जा रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि जो अभी हमारे बीच में तनातनी की स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में जो ये वार्ता होनी चाहिए थी ये हो जाती तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, लेकिन रूस ने सिरे से नकार दिया है। रूस ने कहा है कि अभी हम वार्ता में शामिल ही नहीं होना चाहते हैं। क्लियर? रूस के स्तर पर जो संवाद किया गया है, रूस के स्तर पर जो बातें कही गई हैं, इस संदर्भ में रूस के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका वर्तमान में जिस तरीके से अपना प्रभाव दर्शा रहा है और हमारे अगेंस्ट में एक तरीके से वैमनस्य की स्थिति पैदा कर रहा है, और इसके साथ ही जो हर स्तर पर हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरुद्ध दरिंदगी दिखा रहा है, एक कड़ा रुख अपना रहा है, ऐसे में हम
इस स्थिति में नहीं हैं कि हम इस संधि के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका से बातचीत करें। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है वो 10वें महीने में प्रवेश कर चुका है और इस बीच यूक्रेन का साथ निश्चित तौर पर अमेरिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर दे रहा है। इन बिटवीन रूस के विरुद्ध में अमेरिका और अन्य जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका के सहयोगी देश भी हैं, वो रूस के अगेंस्ट में कई स्तरों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, है कि नहीं? तो इस लिहाज से रूस का ये कहना है कि भाई हम इन वर्तमान माहौल में कैसे हम संधि के लिए, संधि से संदर्भित वार्ता के लिए आगे बढ़ें और इस पर हम कोई कार्य कर सके, है ना? देखो, जाहिर सी बात है, यहाँ पर फिर यदि हम एक सामान्य उदाहरण ले, आपके जीवन हमारे जीवन का उदाहरण लें, तो मान लीजिए कि किसी के साथ आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, आपके गांव का कोई बंदा है, आपके आस पड़ोस का कोई बंदा है और उसके साथ यदि आप किसी मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पहले से ही आप दोनों के बीच में किन्हीं विषयों को लेकर करके एक तनातनी की स्थिति चल रही है, तो आप चाहेंगे कि वो बातचीत हो, आप तो अभी थोड़ा परहेज ही करना चाहेंगे, है ना? तो यही स्थिति वर्तमान में रूस और अमेरिका के संदर्भ में देखी जा रही है। रूस अपना एक तर्क दे रहा है, अमेरिका अपना तर्क दे रहा है। अमेरिका का कहना है कि इन परिस्थितियों को होते हुए भी हमें वार्ता करनी चाहिए। फिर वही बात कि हो सकता है कि आपका एक पक्ष ये भी रहे आपके पड़ोसी के साथ बातचीत करने में कि ठीक है, जो तनातनी का माहौल है वो तो है ही, वो अलग एक विषय है, लेकिन जिस पार्टिकुलर मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए तैयार थे, उस पर समय निर्धारित था, तो हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए। दोनों पक्ष यहाँ पर निकल कर सामने आता है ना? तो अमेरिका एक पक्ष को समर्थन दे रहा है और रूस दूसरे पक्ष को समर्थन दे रहा है। तो इसी कारण से इन दोनों के बीच में वर्तमान में फिर से खींचतान की स्थिति देखी जा रही है। रूस ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका जो है इस संधि के माध्यम से मैनिपुलेशन चाह रहा है। मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो अपने हित में, अपने हक में इस संधि को मोड़ना चाह रहा है और इसलिए वह जल्दबाजी में है कि इस संधि पर हमें वार्ता करनी चाहिए आगे। ठीक है, तो ये अभी आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति दोनों देशों के बीच में ये बनी हुई है और इस संदर्भ में आगे देखें तो न्यू स्टार्ट संधि में बात क्या चीज कही गई है, इसको हम विस्तार से थोड़ा समझें। तो इसमें कहा गया है कि दोनों से अंतर महाद्वीपीय नाभिकीय हथियार की संख्या सीमित करने की अपेक्षा की गई थी। ध्यान रखिएगा कि क्या इसमें कहा गया है, अंतर महाद्वीपीय नाभिकीय हथियार यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर वेपन्स, है ना? इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को कम करने की बात की गई थी और ये 1550 तक इसकी संख्या कम करने की बात इसमें की गई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी में, है ना? इसके बाद दोनों देशों को एक दूसरे के हथियार ठिकानों का निरीक्षण करने का भी प्रावधान था, इंस्पेक्शन करने का भी प्रावधान था। यानी कि अमेरिका से रूस में जाकर करके इंस्पेक्शन किया जाता था कि वहां पर ऐसा तो नहीं कि संधि का दुरुपयोग किया जा रहा है ना? संधि में कहा गया ए और वहां पर हो रहा है डी। और उसी तरीके से रूस से भी अमेरिका में इंस्पेक्शन करने की बात की गई थी, है ना? ऑन साइट इंस्पेक्शन की बात की गई थी कि जहां पर ये नाभिकीय हथियार बनते हैं, जहां पर इनको भंडारित किया जाता है, वहां पर जाकर करके इंस्पेक्शन की बात इस संधि के जरिए की गई थी, है ना? देखो, ये संधि हुई थी कब? 2011 में, है ना? 2011 में संधि हुई थी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक स्टार्ट था, है ना? स्टार्ट के बाद न्यू स्टार्ट आया। तो जो स्टार्ट संधि थी वो 1991 में आई थी, है ना? 1991 में आई थी और उसके 20 साल के बाद लगभग 2011 में न्यू स्टार्ट संधि आई, है ना? और इसे 2021 तक समाप्त हो जाना था, 2021 में इसको फाइनलाइज कर लेना था, लेकिन बाद में 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया, है ना? फरवरी 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है इस संधि को, ये ध्यान रखिएगा। और इस बीच दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए जाने की बात कर रहे थे इस संधि के माध्यम से, और साथ ही जो अपेक्षित कटौती करनी थी उसकी बात भी इसमें की गई। लेकिन बीते कुछ समय से 1 साल 2 साल में आपने देखा है कि कोविड-19 महामारी का जो दौर चल रहा है, इसके कारण से जो निरीक्षण है यह निरीक्षण भी नहीं हो पाया है
और उसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी की स्थिति बन गई है, इसके बाद तो अब ये संभावना ही नहीं रही कि निरीक्षण हो सकता था। और इसी बीच इसी विषय को लेकर करके दोनों देश चाह रहे थे कि अब हम इससे संदर्भित आगे क्या कार्रवाई की जाए, इस पर हम बातचीत करें, है ना। तो इसी के कारण वर्तमान में यह गतिविधि होने वाली थी, लेकिन अब तो इस पर फिर से एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है ना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 2021 में 5 वर्षों के लिए इसमें विस्तार दिया गया था, तो अब ये 2026 तक इसको मान्य किया गया था, फरवरी 2026 तक, है ना। शुरुआत कब से हुई? 1991 से। 2011 में नई स्टार्ट संधि आई, इसमें क्या बातें कही गई, 2021 में क्या निर्णय लिया गया और वर्तमान की क्या स्थिति है, इस पर हमने बातचीत कर ली। क्लियर? मेरे ख्याल से अभी तक की जो स्थिति है ये आप समझ रहे होंगे, दोनों देश आरोप प्रत्यारोप किस किस आधार पर लगा रहे हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इस पर थोड़ा सा और हम विस्तार से बातचीत करें, है ना। यहां पर खेल शुरू नहीं हुआ है, खेल इसके कहीं पहले से शुरू हो चुका है। देखो है क्या कि अमेरिका और रूस के बीच में हथियारों से संबंधित कई सारी संधियां हुई, है ना। जैसे मैंने यहां पर लिखा है साल्ट, INF, स्टार्ट और फिर न्यू स्टार्ट। स्टार्ट और न्यू स्टार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये 1991 और ये 2011 और 2026 तक इसको विस्तार दिया गया है। ठीक है, जो स्टार्ट संधि थी उसमें 6000 तक जो सामरिक परमाणु हथियार की सीमा रखनी थी वो 6000 तक रखनी थी, है ना। बाद में न्यू स्टार्ट में इसको घटा कर करके 1550 किया गया है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दी। क्लियर? अच्छा, ये जो साल्ट है इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसका नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, लिमिटेशन टॉक वार्ता। ठीक है, ये 1969 में ये चर्चा हुई थी और इसके माध्यम से ICBM, है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को कम करने के लिए और उसके कंस्ट्रक्शन को समाप्त करने को लेकर करके ये वार्ता की गई थी। इसके अलावा जो INF है ये था इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, है ना, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। ठीक है ना, इसके माध्यम से जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल हैं और जो वॉरहेड यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है उनको कम करने के लिए, उनके नियंत्रण करने के लिए ये संधि की गई थी। तो आपको मोटे तौर पर इन संधियों के बारे में एक जो जानकारी है बस यही रखनी है कि इन दोनों देशों के बीच में ये संधियां अलग अलग स्तरों पर की गई थी, किसमें क्या बातें कही गई थी, मेनली ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये जो इतनी संधियां की गई इन दोनों देशों के बीच में, इसका आधार क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप ये समझेंगे तब शुरू से लेकर करके अभी तक की जो स्थिति रही है उसको भी आप अच्छे से एसेस कर सकेंगे, उसका आकलन कर सकेंगे। देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में ले चलूं, है ना। अभी तक जो एक तथ्यात्मक स्थिति थी, तथ्यात्मक स्थिति मैंने आपको बता दी कि क्या क्या संधियां हुई हैं, कब कौन सी संधि हुई है, वर्तमान में क्या स्थिति है, ये तो ठीक है। लेकिन भाई ये संधियां क्यों हुई, क्या ऐसा कारण हुआ कि रूस और अमेरिका के बीच में इस तरीके से संधियां की गई। तो देखो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1945 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बाद दो जो महाशक्तियां उभरती हैं वो कौन है, एक है USA और दूसरा है USSR। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है।
कि कौन अधिक ताकतवर है। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु विस्फोट कर करके अपनी जो ताकत है इसका अंदाजा दे दिया था। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी कम नहीं आंकता था अपने आप को, है ना। और इन दोनों के बीच में वर्चस्व की जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है शीत युद्ध, है ना। शीत युद्ध इसका परिणाम होता है और इसी शीत युद्ध का जो बाई प्रोडक्ट है ये सब सामने दिखता है। इसी शीत युद्ध का बाई प्रोडक्ट है, उपोत्पाद है ना। कारण इसका यह है कि शीत युद्ध जब शुरू हुआ तो दोनों देशों में एक कह सकते हैं कि हथियारों की होड़ लग गई। किसके पास कौन सी मिसाइल, कौन सी हथियार की तकनीक, कौन सी प्रौद्योगिकी ज्यादा है और कौन किससे आगे बढ़ सकता है, इसको लेकर करके एक होड़ सी लग गई, है ना। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, समय में परिवर्तन हुआ, नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, तब फिर धीरे धीरे इनके बीच में एक संधि और समझौते की स्थितियां सामने आने लगी और उसी का ये परिणाम है कि साल्ट आया तो INF आया। और उसके बाद जब 1990-91 में क्या होता है? 1990-91 में USSR का विघटन होता है ना। USSR का विघटन, ठीक है। USSR मतलब क्या? सोवियत संघ। और सोवियत संघ पहले का आज का क्या है? आज का वो रूस है ना। सोवियत संघ विकसित हो जाता है, 15 देश बनते हैं, इनमें से एक रूस अलग देश के तौर पर उभरता है। क्लियर? तो 1991 के आसपास में जब इसका विघटन हो जाता है देन फिर ये संधि आती है, स्टार्ट संधि आती है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, है ना। तब फिर ये दोनों देश कहते हैं कि भाई हम अपने अपने स्तर पर जो नाभिकीय हथियार है इसको नियंत्रित भी करेंगे, इसमें कमी भी लाएंगे और साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे के यहाँ पर ऑन साइट इंस्पेक्शन भी करें, निरीक्षण भी करें। और उसी को फिर बाद में आगे न्यू स्टार्ट में कंटिन्यू किया गया। क्लियर? तो ये आप जो स्थिति है वर्तमान की, इस वर्तमान स्थिति को आप समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत का जो बीज है वो बीज यहाँ से शुरू होता है ना। और इसी का जो परिणाम है यहाँ पर इस तरीके से दिखता है और वर्तमान की जो स्थिति है ये हमने देखी। लेकिन अब जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि जब वर्तमान में रूस ने इस संधि से संबंधित आगे वार्ता करने से इनकार कर दिया है और इससे संबंधित कोई तिथि फिर नहीं बताई है कि ठीक है हम अभी तो नहीं वार्ता कर पाएंगे, अगले महीने या फिर उसके अगले महीने, ऐसा कुछ भी उसने डिसाइड नहीं किया है ना। जबकि रूस और अमेरिका, मैंने पहले भी इसके बारे में संकेत किया कि ये दोनों देश ये दावा करते हैं कि हम इस संधि पर कायम रहना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अब यहाँ पर यही सोचने वाली बात है अब कि रूस किस तरीके से इस संधि को देखता है और आगे आने वाले समय में क्या वह इस संधि को ठुकरा देता है या फिर नहीं ठुकराता है, क्योंकि ऐसी स्थिति अमेरिका एक बार कर चुका है। अमेरिका ने INF से 2019 में अपना पैर पीछे खींच लिया था, है ना। तो अमेरिका एक बार इस तरीके से कर चुका है कि किसी संधि से वो विथड्रॉ कर जाए। तो हो सकता है कि यदि रूस आने वाले समय में जब उसे लगता है कि अमेरिका हमारे साथ में एक बुरा बर्ताव कर सकता है और अमेरिका जो है अलग अलग स्तरों पर प्रतिबंध को कायम रख सकता है और बाकी जो पश्चिमी देश हैं वो भी उसका साथ निभा सकते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में रूस इस तरीके से निर्णय ले कि अब हम इस संधि में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे, हम इस संधि से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी भी संभावना बन सकती है और यदि ऐसी संभावना बनती है तो फिर ये वैश्विक स्तर पर बहुत ही नुकसानदेह वाली स्थिति को जन्म दे सकता है, क्योंकि इस संधि के माध्यम से ही दोनों देश एक दूसरे पर नियंत्रण तो रख सकते थे ना, है कि नहीं। दोनों देशों के बीच में के पास में नाभिकीय हथियार है और नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल यदि कोई भी देश करता है तो फिर उसका परिणाम एक आम जनता को, आम इंसान को भुगतना पड़ता है ना। तो कम से कम ये तो अभी तक था ही कि इन संधियों के माध्यम से ही सही ये दोनों देश अपने अपनी शक्ति क्षमता को नियंत्रित किए हुए थे। लेकिन यदि
अभी वर्तमान में जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है वह मनमुटाव की स्थिति बरकरार रहती है तो फिर इसका एक विपरीत परिणाम देखा जा सकता है ना। आपको मैं बता दूं कि हाल के समय में विश्लेषकों ने, जानकारों ने ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि रूस और अमेरिका के बीच में जो वर्तमान में तनाव है, ये पिछले 60 सालों में सबसे अधिक उभर कर सामने आया है ना। तो ये अपने आप में एक चिंता की बात, क्लियर। तो इस स्थिति को यहां पर दोनों देशों को समझने की आवश्यकता है। बहरहाल आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि शीत युद्ध से संदर्भित जो महत्वपूर्ण संधियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में की गई थी वो कौन कौन सी थी। मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है। इन सभी का नाम आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।